अस्सलाम वालेकुम। दी करंट अफेयर्स शो के साथ मियाँ सैफुर रहमान हाजिर खिदमत। नाजरीन, आज हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंसानियत का फ्यूचर या पाकिस्तान का फ्यूचर कह लें। हमें तो पाकिस्तान से कंसर्न है और इंटरनेशनल सिनेरियो पे क्या हो रहा है, क्या डेवलपमेंट्स हैं, उनके अंडरलाइंग फैक्टर्स, अंडर करंट्स क्या हैं। अमेरिकन इलेक्शंस जो हैं वो भी अब दूर नहीं है, वहाँ जो फ़िज़ा बन रही है। बाइडन साहब अपना प्राइड ले रहे हैं अपने दौर का कि जी बेहतरीन तारीख़ का दौर था, अमरीकियों के तावन से हुआ। और कैमला हैरिस जो हैं वो प्रेसिडेंट होंगी अगली वहाँ की, और ट्रंप ने अपने दौर में कुछ नहीं किया। इस तरह की बहुत सी बातें हैं। और एक वॉर थिएटर्स जो हैं हमारे यहाँ दुनिया में, वो भी कम नहीं होते। कभी कभी वॉर थिएटर कहीं और चुन लिया जाता है, कभी यूक्रेन होता है, कभी सूडान होता है। तो बड़े बड़े कुछ मेजर पावर्स हैं, वो वॉर इकोनॉमी भी उनकी है, तो वो फिर उनका ये वॉर गेम्स जो हैं वो इट इज़ जस्ट अ नेचुरल करोलरी। तो इस तरह की हम सारी बातें आज सम अप करेंगे, कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान भी फोकस में रहे, पाकिस्तान की इकोनॉमी और हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस। तो आज हमारे साथ पाकिस्तान के मारूफ इकोनॉमिस्ट मौजूद हैं, जनाब डॉक्टर कैस असलम साहब। डॉक्टर साहब, हम आपको वेलकम करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये वॉर थिएटर की जैसे मैं बात कर रहा हूँ, अभी वॉर थिएटर यूक्रेन का जो है वो भी चल रहा है, सूडान का भी जैसे इशू है। तो ये प्रॉक्सीज जो है वॉर की हमारे यहाँ, तो हमारे रीजन में भी ये हमास का जो वाक़या हुआ, फ़लस्तीन का हुआ, अब ईरान का भी वो बता रहे थे कि एस्केलेशन का चांस है, जबकि कुछ लोग हमें कहते हैं कोई एस्केलेशन नहीं होगी, ये सारा स्टेज मैनेज्ड है। ये CIA के अपने टैक्टिक्स होते हैं वॉर के भी, और बात वो एक काउंटर नैरेटिव बना के एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं फीलर के तौर पे, तो वह उसको कंटेन और तरीके से कर लेते हैं। स्पाइस उनके मोल्ड्स हर जगह मौजूद हैं। जनाब शुक्रिया मियाँ सैफुर रहमान साहब। बात यह है कि मैं पुरानी जंगों पे नहीं जाता। ठीक है। मैं दूसरी जंग अज़ीम पे भी नहीं जाऊंगा, पहली और दूसरी पे। हालांकि पर्पस सब के एक ही। जो दूसरी जंग अज़ीम के बाद दुनिया बनी थी, उसमें दो बड़ी पावर्स थी, एक कैपिटलिस्ट अमेरिका, एक कम्युनिस्ट, और कम्युनिस्ट सोवियत यूनियन जो आज रूस है। ठीक है। और ये आपको पता होना चाहिए कि कैपिटलिस्ट अमेरिका ने इन सालों में दूसरी जंग अज़ीम के बाद ये जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनी, अपने इलाके में और जगह 200 जंगें की हैं। 200 अपनी 200 साल की हिस्ट्री में 200 जंगें की हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए कि ट्रंप की एक वाहिद प्रेसिडेंसी है जिसमें कोई जंग नहीं हुई, बल्कि उसने फ़ौजें वापस बुलाई, अफ़गानिस्तान से भी और इराक़ से भी अड्डे रखे। ये भी बात सही है कि अब दुनिया में कवर्ट ऑपरेशंस और वो ज़्यादा हो गए, और जिसमें आपने अर्ज़ किया, मगर साथ साथ फ़ौजें, जदीद असला और आर्मामेंट्स, एटम बम जी अब कोई 7-8 मुल्कों के पास हैं, और कोई 25 मुल्क हैं जिनके पास कैपेबिलिटी है। ठीक है। वाहिद मुल्क जिसने अपने एटम बम के असले ख़त्म किए बगैर किसी प्रेशर के, वो साउथ अफ्रीका है, जब नेल्सन मंडेला ठीक है बना था, उन्होंने टोटली स्क्रैप कर दिया। इज़राइल के पास हैं और वो बताता नहीं, वो तो डिक्लेयर ही नहीं करता ना। उसकी वजह भी है, अगर इज़राइल डिक्लेयर कर दे तो NPT साइन करनी पड़ेगी, और नहीं साइन हुई तो अमेरिका इज़राइल को असला नहीं दे सकता। अच्छा, वो अंडर द वो जो ट्रीटी है इनकी। जी ठीक है। अब मैंने तो ये देखा है कि जंग की नेचुरली ह्यूमन कॉस्ट बहुत है, बहुत। और ये आज का जो असला है और आज की जो जंग अभी, वो तो बहुत तबाहकुन है। ये जो है यूक्रेन की जो हो रही है, नहीं जी, इधर हमास के साथ जो गाज़ा में हो रही है, 40,100 शहादतें होंगी, हलाकतें होंगी, हालात के जो ज़्यादातर सिविलियन हैं। ये बात भी सही है कि पहले जो जंगें होती थी, जो दूसरी जंग अज़ीम से पहले है, उसमें फ़ौजी मरते थे, हर 10 फ़ौजी में एक सिविलियन मरता था। ठीक है। अब उल्टा है, अब 10 सिविलियन मरते हैं तो शायद तो एक फ़ौजी मरता है। अब
हवाई जहाज़ों से, अब तो एक नए असला आ गया जो ड्रोन है, ड्रोन की टेक्नोलॉजी, जिसके वो अंदर तो प्रिसीजन है ना जी, प्रिसीजन वो भी तो है मौके पे जाके और मार उस पर बंदा भी नहीं बैठा हुआ, हाँ अनमैन्ड है वो। अनमैन्ड है। तो शक्ल जो मैं क्रिटिसाइज़ हो सकता हूँ मगर मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करने लगा हूँ, इन जंगों का जो एक प्रोग्रेसिव आउटकम है और सेकेंड जंग के बाद तो हुआ, वो टेक्नोलॉजी नए Advancement। लेवल पे चली जाती है। ठीक है। और ये जो यूक्रेन की जंग है उसमें भी यही नज़र आ रहा है। हमास के साथ जो लड़ाई है उसमें एक और चीज़ नज़र आ रही है जो अफ़गानिस्तान में भी नज़र आई, जो इराक़ में भी नज़र आई कि मुजाहिदीन जी कि आम शहरी असला लेके टैंकों के साथ लोकल आर्म्ड लड़ते हैं, लोकल आर्म्ड जिसमें ग्रुप्स पैदा हो गए। वियतनाम ने भी अमेरिका को मारा, इराकियों ने भी मारा और अफ़गानिस्तान में मारा, और अब देख रहे हैं कि हमास को पीछे नहीं हट रहा। हाँ। और यहाँ हुआ है कि अब हमास के भी लीडर्स मार रहे हैं वो हवाई हमलों में, और हिजबुल्लाह के लीडर भी मार रहे हैं, और सीरिया में भी, और ईरान के भी लीडर्स को उन्होंने कोई जी। निशाना बनाया। जी। सो जंग की शक्ल बदली है। ठीक। असल मकसद हर जंग का तो टेरिटरी पे कब्जा करना है, हेजमनी है। और अब तो टेरिटरी का पता है कि कौन सी टेरिटरी में क्या मदनियात हैं और वो दुनिया में कैसे बिकनी है। और एज ए सेड के इस वॉर इकोनॉमी भी गालिबन, वही मैं उधर ही आ रहा हूँ जी कि अमेरिका में जब भी इकोनॉमिक क्राइसिस आता है वो कहीं ना कहीं जंग वो थिएटर खोल देता है, खोल देता है, ताकि उसके जो असला बनाने वाले इंडस्ट्री है वो प्रॉफिट बनाना शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब उनकी सारी प्राइवेट सेक्टर है ना जी, मगर असला सारी बनाने वाले। सपोर्टेड अम्ब्रेला अमेरिकन गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट का, ठीक है। वो पैसे देते हैं प्राइवेट सेक्टर को कि बना लें, फिर ख़रीद देते हैं और फिर आगे बेचते हैं। ये लड़ाई भी इन अ वे वही जो कोल्ड वॉर की आइडियोलॉजिकल लड़ाई है, क्योंकि उसी की एक तौसी है जी, क्योंकि कोल्ड वॉर में कम हो गया था असर सोवियत यूनियन का, और उन्होंने वो आइडियोलॉजी टेक्निकली छोड़ दी थी। मगर पुतिन के सदर बनने के बाद रूस ने अपना वो गेन किया है नेशनल और इंटरनेशनल साख्त जो सोवियत यूनियन के ज़माने में बनी थी। उन्होंने वो प्राइड उन्होंने वापस रिवाइव कर लिया अपना, इकोनॉमिकली भी, पॉलिटिकली भी, स्पेशली अफ्रीका में, सीरिया में, मिडल ईस्ट में, वहाँ बड़ा इन्फ्लुएंस है उनका। अमेरिकन इन्फ्लुएंस कम हो रहा है वहाँ, और रूस का ज़्यादा जा रहा है। हालांकि एक नई ताकत चीन, जो भी कम्युनिस्ट है, चीन ट्रेड के थ्रू अपना कर्जे दे के अपना इन्फ्लुएंस, सड़कें बना के प्रोजेक्ट्स बना रहा है। मगर वो जो टेक्नोलॉजिकल है एज वो रूस अमेरिका के साथ मिलिट्री टेक्नोलॉजी में वो रूस ही है। अभी भी देखें उन्होंने जो मुआहदे किए हैं वो चाइना के साथ किए हैं और नॉर्थ कोरिया के साथ किए हैं, ईरान के साथ, हर वो मुल्क जिसकी अमेरिका से लड़ाई है। डॉक्टर साहब मुझे आपने बात याद करा दी इंटरवेंशन की, मदर चाह रहा हूँ वो बाद में आप कर लें कि ब्रिक्स को भी याद रखें। ब्रिक्स भी बहुत ज़्यादा जी, वो उसका अगला जी वो उसको भी जरा ज़हन में हम बात करेंगे। अमेरिकन हेजोमनी और यूरोपियन हेजोमनी को कम करने के लिए ब्रिक्स बना दिया। अब उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग, अब डॉक्टर साहब थोड़ा इंटरेस्टिंग बात हम करेंगे ब्रेक के बाद। जी हम जा रहे हैं जी एक ब्रेक पे, ब्रेक के बाद यहीं से सिलसिला जारी रखें। वेलकम बैक जी। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर इकोनॉमिस्ट, सीनियर एनालिस्ट जनाब डॉक्टर कैस असलम साहब, और हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल सिनेरियो। जी डॉक्टर साहब, ब्रिक्स से पहले मैं ज़रा अपनी कि अमेरिका की जो डेफिनेशन आप देना चाहते हैं मईशत के नाम पे हवाले से अमेरिका की डेफिनेशन दे दूं। ठीक है। पहली बात तो ये है कि हम 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देखते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक है। एज इकोनॉमिस्ट, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो मैं कहता हूँ कि लैंड ऑफ द रेड इंडियंस, इंडिजिनस अमेरिकन, असल जो अमेरिकन तो वही थे ना, हाँ जी, जो नेटिव्स थे वहाँ के। लेबर ऑफ द अफ्रीकन स्लेव, जो वहाँ पे अब स्याफाम लोग अब आज़ाद हो गए, जिनको आप वो कहते हैं। हाँ, अभी भी उनको पूरा हक देना नहीं देना इस इलेक्शन बहुत अरसा तो वो उनको सिटीजन नहीं मानते थे जी। अब तो खैर दे दिया उन्होंने जी। वो उन्होंने ले लिया। कैनेडी के बाद जो सदर आए थे उन्होंने
इक्वल राइट का बिल पास कराया था, जो ट्रम्प कह रहे हैं कि मैंने किया था, मगर पहले तो वहाँ गुलामी रही ना जी जी बहुत अरसा। तीसरा अब्राहम लिंकन से पहले तो बिल्कुल जी अब्राहम लिंकन ने भी काफ़ी, उसी ने तो आज़ाद करवाया इनको, स्लेवरी उसी ने ख़त्म हाँ, मगर इक्वल राइट का बिल जो है वो जब कैनेडी कत्ल हुए तो उसके बाद जो आए जॉनसन उनका है। मज़े की बात यह है कि सारी दुनिया जॉनसन को अच्छा नहीं समझती, मगर अफ्रीकन अमेरिकन उनको बहुत अच्छा समझते हैं। क्योंकि तीसरा एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ द एशियंस, ये आपने बड़ा कुलिया बता दिया। पैसे चीनों के लगे हुए हैं, पैसे हिंदुस्तानियों के लगे हुए हैं, एंड कैपिटल ऑफ द यूरोपियंस। तो अमेरिका जो है वो एक दुनिया का मिक्स कॉल्ड्रन उसको कहते हैं, मिक्स कॉल्ड्रन है, मगर जिसके अंदर सब कुछ पक के। मगर ओबामा से पहले जो अमेरिकन प्रेसिडेंट की डेफिनेशन थी वो थी वॉस्प। अच्छा, आपको पता है ना वॉस्प डेमो होता है, डेमो जिसे हम कहते हैं, क्या है जो भीड़ काटता है जो। वॉस्प है वाइट, डब्ल्यू, एंग्लो सैक्सन, अच्छा, ANS, हाँ, P जो है प्रोटेस्टेंट। ठीक। क्लिंटन जो है वो कैथलिक था, ओबामा जो था वो नॉन वाइट था, अब कमला हैरिस जो है वो खातून है, बट और शायद हिंदू मज़हब से उसका है, कोई इंडियन ओरिजिन भी है, कोई बड़ों से कोई माँ बाप उसके हिंदुस्तानी डॉक्टर्स थे। जी वो है जो बुश तो मेरा इवेंजेलिकल चर्च का था शायद, वो इवेंजलिस्ट था मेरा ख्याल। जी इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है अगर आपने अमेरिकन या दुनिया में जो उनका असर रसूख है वो समझने के लिए। वो दुनिया में असर रसूख सबसे ज़्यादा पैसे जो हम कहते हैं जूइश लॉबी है, जी, मगर इनके अरबियों के भी उतने पैसे पड़े हैं जिसको हम पेट्रो डॉलर्स कहते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब अरब जो हैं वो वल्नरेबल नहीं है कि पैसा सारा उधर है, कल को अमेरिका अगर आंखें दिखाता है तो व्हाट कैन द अरब्स डू। ये ट्रंप ने किया था ना जी, ऐसा हुआ ना जी, बिल्कुल। ट्रंप ने तो ये कह दिया था एज ए कितने खतरनाक सूरत हाल है, एज ए सदर के जी हम आज फौज निकाल लें सऊदी अरब से तो सऊदी अरब के बादशाह गिर जाएगी। सही, इसके ऊपर सऊदी अरब के ये जो वली है मोहम्मद बिन सलमान, हाँ जी, इन्होंने कहा कि हम अगर अपना पैसा अमेरिका से निकाल ले तो अमेरिका गिर जाएगा, जिस पे लेकिन वो निकालने तो नहीं वो सर ये तो एक काउंटर वैसे ही बम्बार्डमेंट है ना, जिसकी जेब में वो पैसे हैं। नहीं, मगर फिर आपको नजर आना पड़ेगा कि खशोगी का कत्ल हुआ एम्बेसी, सऊदी अरब एम्बेसी के अंदर, तुर्की के अंदर। मुझे ये बताइए कौन बादशाह इतना बेवकूफ़ है जो किसी को घर बुला के मारेगा? नहीं, वो किसी जगह भी मार सकता है। माइट भी CIA उसमें जी, वो मारा ही इसीलिए था कि सारा इल्ज़ाम वलियत पे डाल दिया जाए, उनको वीकन किया, अंडरमाइन किया। इसके बाद फिर ये चीज़ें CIA के तो टैक्टिक्स नोन है। मगर अब आ रहा हूँ ब्रिक्स पे, कि वो मुल्क जो अमेरिका की हेजेमनी से तंग थे या यूरोपियन, उन्होंने फिर इकट्ठे पैसे करके एक इकोनॉमी बनाने की कोशिश की, बी फॉर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ये लेकिन अब तो सुना उसमें काफ़ी मुल्क मैं आ रहा हूँ जी, इमर्जिंग इकोनॉमीज थी। अब 8 और उन्होंने कर लिए, जिसमें से अर्जेंटीना ने इनकार कर दिया क्योंकि अमेरिकन इन्फ्लुएंस में वो था, तो हर वही उनके बाजू में बैठा और इकोनॉमिक क्राइसिस भी है उसको। बाकी सारे सुना अर्जेंटीना में सोशलिस्ट भी को निज़ाम आया था। वो देखें, वो जो लैटिन अमेरिका है ना, लैटिन अमेरिकन, उसमें क्यूबा का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, सोशलिज्म का काफ़ी इन्फ्लुएंस है, चे गुएवारा का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन जो है वो इंडिजिनस है और उनके हुक्मरान वाइट हैं। ठीक है, तो ये फिर ये रहता है, लेकिन पॉपुलेशन का काफ़ी स्वे है वहाँ पे, मेरे ख्याल वहाँ पे सर इंसर्जेंसी चली है, फिर वो पॉपी ग्रोइंग एरियाज हैं एंड सच फोर्थ। अमेरिका का इन्फ्लुएंस भी है और एंटी अमेरिकन इन्फ्लुएंस भी है। अब ये सारी दुनिया, हम भी ऐसे ही हैं कि पैसे कर्जा हम अमेरिका से लेते थे, IMF से लेते थे, जिससे भी पूछो वो अमेरिका को गालियाँ देता है, लेकिन अमेरिका जाने का ख्वाहिशमंद भी है। ये सारी दुनिया में
सही है। अब आप देखें कि ये जो लड़ाई है यूक्रेन की, वो उसका बेस जो था वो 12 मिनट पे था कि जो पुतिन के स्ट्रेटेजिक हथियार हैं, न्यूक्लियर, पहले तो यूक्रेन में भी पड़े जी थे। मैं वही, वो ले लिए गए ना, ले लिए थे यूक्रेन ना ने दे दिए थे। हाँ जी, यूक्रेन ने तो आर्मी भी ख़त्म कर दी। हाँ जी। वो 12 मिनट में अमेरिका पहुंच सकते हैं। तो अमेरिका को तशवीश थी, उसी चीज़ उन्होंने की थी। पहले तुर्की में रखे थे, जर्मनी में रखे थे, वो जब एग्रीमेंट हुए सोवियत यूनियन में तो वो उठा लिए गए। अब वो चाहते थे कि यूक्रेन नेटो का हिस्सा बन जाए, तो फिर नेटो के हथियार जो नेटो है का उनको, पूरा सिस्टम वहाँ नस्ब कर दें। हाँ जी, उनको 6 मिनट लगते थे, जो पुतिन ने कहा मैं नहीं होने दूंगा। वो टेक्निकली मान गया। पुतिन वैसे स्पाई मास्टर भी है ना जी, मान गया अमेरिका बड़ा shrewd आदमी के जी। आप देखें, वन ऑफ द shrewdest लीडर्स। बुश भी, बड़ा बुश जो है वो भी स्पाई मास्टर था, ये भी स्पाई मास्टर है, ये ट्रेंड लोग हैं और बड़े shrewd लोग हैं ये। अब इस लड़ाई में कुछ दिन पहले पहली दफ़ा अमेरिकन असला जो रूस के अंदर इंसर्जेंसी की है, वो अमेरिकन टैंकों, अमेरिकन असले से और अमेरिकन मिसाइलों से हुई है। सो एक नई स्टेज शुरू हुई है इस लड़ाई की, जिसमें दो किस्म की खबरें आ रही हैं। एक किस्म की है कि यूक्रेन ने खूब 12,000 किलोमीटर का हिस्सा या स्क्वायर मीटर्स का हिस्सा कब्ज़ा कर लिया है और वो इंसर्जेंसी कर रहा है। दूसरी ये है कि रूसी फ़ौजों ने घेर लिया है उनको। यूक्रेन में तो बहुत से लोग में 30-40% तो रशियन स्पीकिंग भी है। वो आप देखें, याद है उसका कि एक वो part तो वो भी मलेशियन है। एयरलाइन गिराया गया था। हाँ जी। वो सिविल वॉर तो बड़ी देर से चल रही थी इसी चक्कर में कि वो जो इलाके थे जो बॉर्डर करते थे यूक्रेन और रशिया के, वो रूसी स्पीकिंग थे। हाँ जी। वहाँ से पुतिन ने उनसे रिवोल्ट करवाई, तो वो यूक्रेन से जंग, इनकी एक पुरानी लड़ाई भी है, वो रिलीजियस है। यूक्रेनियंस जो हैं वो और किस्म के क्रिश्चियंस हैं, और ये रशियन जो हैं ये रशियन ऑर्थोडॉक्स, ये तो ऑर्थोडॉक्स है ना। हाँ, वो शायद ग्रीक ऑर्थोडॉक्स है। हाँ, वो मेरा ग्रीक ऑर्थोडॉक्स जी, और वो नहीं एक दूसरे को पसंद करते। इनकी तीसरी लड़ाई ये है कि स्टालिन के ज़माने में जितना कहत यूक्रेन में आया था और कई मिलियन लोग मरे थे, उसका भी उनको, पोलैंड को भी और यूक्रेन को भी वो रूसियों को पसंद नहीं करते एंड सच फोर्थ। सो जिस तरह हमारी हिंदुस्तान के साथ ट्रेडिशनल एक कॉन्फ्लिक्ट सा चल रहा है, उनकी थी। अब जो मुझे नहीं समझ आई वो ये है कि इतना बड़ा ताकतवर मुल्क 2 साल से, बल्कि 3 साल से एक छोटे से मुल्क पे हमला किए बैठा है और बहुत सिग्निफिकेंट गेंस ही नहीं दे सका। उसके पास स्पेस टेक्नोलॉजी भी है, उसके पास ड्रोन भी है, सब कुछ है, मगर वो लेना नहीं चाहता। मेरा ख्याल ये भी कोई वॉर टैक्टिक का एक हिस्सा है। सर, लड़ाई तो असल में ये तो नेटो के साथ है ना, टैक्टिकल वॉर है ना, टैक्टिकल है। नेटो एंड अपने अपने नए असले जी यूक्रेन पे कर रहे हैं। इसका मतलब इनका एक बाहमी रेस्ट्रेंट भी होता है शायद। जी है, बाहमी रेस्ट्रेंट जो होता है वो मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है, आम लोग जो समझ नहीं पा रहे। वो भी जो F-16 दिए हैं यूक्रेन को, वो जर्मनी और किसी मुल्क के पुराने हैं। जी। अमेरिका अपने नए असले दे डॉक्टर साहब, एक और ब्रेक की तरफ जाना हमने, तो जा रहे हैं जी हम एक और ब्रेक की तरफ, उसके बाद दोबारा हाजिर खिदमत होते हैं जी। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर कैस असलम साहब। जी डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे ना कि यूक्रेन का ये एक बाहमी रेस्ट्रेंट का भी एक टेक्निकल वॉर है। बिल्कुल है। उस रेस्ट्रेंट की वजह से तो नेटो का मेंबर नहीं बनाया यूक्रेन को, क्योंकि फिर सीधी लड़ाई नेटो की और रूस की हो जाती, सीधी। हाँ, ठीक है। वो उसको यूरोपियन यूनियन का मेंबर तो बनाने को तैयार हैं, नेटो का मेंबर नहीं बनाने को तैयार। अच्छा, यूरोपियन यूनियन जो है वो थ्रू आउट वेस्ट का, यानी कि अमेरिकन इन्फ्लुएंस का एक, ये उनकी प्रॉक्सी है या इन्हें ये इंडिपेंडेंटली असर्ट नहीं कर रहे? मेरा मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, वो है, इससे कोई तलक नहीं बनता। जब 65 की हमारी हिंदुस्तान से जंग हुई थी, वो पहली जंग थी, हम अमेरिकन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में थे और हिंदुस्तान जो था वो सेंटो के मेंबर थे जी, और हिंदुस्तान कुछ अर्सा पहले तक रहे मेंबर था, असला लेता था सोवियत यूनियन से। कहलाता वो नैम का रुकन था। ताशकंद मुआहदा
जिसमें अयूब खान और शास्त्री साहब गए, जी जी, वो सोवियत यूनियन में ताशकंद में हुआ था। और सोवियत तो यूनियन, मैं बड़ा आज तक सोचता रहा हूँ कि अमेरिका ने कैसे बर्दाश्त कर लिया कि हम उसकी गोद में जा उसकी वहाँ जाके ये जी। मायदा करके आए हैं। जिसके बाद मैंने रिविज़िट किया सेकंड वर्ल्ड वॉर के जो 3 वो मीटिंग्स हैं, याल्टा की, जी जी, तेहरान की और पोस्टडम की। तो मुझे ये समझ आई कि पोस्टडम में सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंसेस तय कर दिए गए थे बिटवीन स्टालिन एंड रूजवेल्ट एंड आइजनहावर। यानी ये ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग मौजूद है, उस दिन से मौजूद है कि यूरोप जो है वो अमेरिका का, या हम इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। हाँ जी, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। लैटिन अमेरिका अमेरिका का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। ये और वो आज तक कमिटेड है उस पर सारे टू के सम सारे। एक्सटेंट। टू सम एक्सटेंट, हम और इंडिया, हम रशियन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आते थे। जी, ईरान उधर था, मगर जब जंग के बाद इन मुल्कों में फ्रीडम मूवमेंट शुरू हुई और फिर रेवोल्यूशंस और काउंटर रेवोल्यूशंस अमेरिका और रूस करता रहा, तो थोड़ा सा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंसेस बदले। नेशनलिस्ट गवर्नमेंट भी अभी भी यही है कि अफ्रीका में, अब आप देखें नाइजर में वो जो नया आया है कप्तान, उनका प्रेसिडेंट, उसने अमेरिकनों को कहा कि आप जाएं यहाँ से, हमने रूस से मायदा कर लिया है। और कुछ दिनों में उन अड्डों पे जो जहाँ अमेरिकन मौजूद थी फ़ौज, वहाँ रूसी फ़ौज आ गई। कुछ दिन वो इकट्ठे रहे हैं और फिर उसके बाद अमेरिकन चले गए और रूसी फ़ौज ने, और इट इज़ बाय अंडरस्टैंडिंग। जी, यही स्पेस में है कि वो जो ऊपर स्पेस स्टेशन है उसमें और हर उसको वक्त, अब तो 3-4 मुल्क उसमें शामिल हैं। जी, मगर हर वक्त 2 रूसी और 2 अमेरिकन होते हैं वहाँ। हाँ, वो तो महज इकट्ठे होते हैं। अमूमन उसका तो नाम भी कुछ ऐसा है कि इंटरनेशनल, अमेरिका रूस सबका मिला के नाम है उसमें। और वो जो स्पेस स्टेशन बनाया गया, रूसी रॉकेटों पे जब तक अभी प्राइवेट सेक्टर ने स्पेस एक्स और बोइंग ने नहीं अपने रॉकेट भेजे, रूसी रॉकेटों पे अमेरिकन जाते रहे हैं। ये तो पंजाबी का कॉल नहीं है, खाना दे खान पराने होंगे, वो कहते हैं मजा नहीं पहना होती है। ताकतवर लोग जो होते हैं, चीन और हिंदुस्तान, अंडरस्टैंडिंग होती है। चीन और हिंदुस्तान की भी बॉर्डर की वही इशू है Disputes जो हैं। हमारे और इंडिया के हैं, मगर 100 बिलियन की ट्रेड है आपस हाँ में। जी, ये लड़ाई जो हुई थी, अगर आपको कुछ 1-2 साल पहले 2022 में शायद जी हुई थी, आज से 2 हाँ, साल उसमें डंडों से, हाथों से मुक्कों से लड़ाई हुई थी, क्योंकि मायदा है कि आप उस बॉर्डर पे बंदूक लेके नहीं जाएंगे। और उन्होंने मुआहदे की पासदारी की, वैसे मारा एक दूसरे को। कोई 22 हिंदुस्तानी मरे, उन्होंने कहा नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, वो ब्रिक्स की तरफ आए थे। हम देखें जी, तो बात वो जो ये कह रहे हैं फोकस है डी डॉलराइजेशन पे, वो किस तरह मुमकिन है? क्योंकि ट्रेड हम अमूमन दुनिया की तो डॉलर में होती थे। IMF के रूस किस तरह तजारत करता है फिर लोगों के साथ? रूस तो डॉलर में नहीं करता। नहीं सर, जो भी IMF के मेंबर थे ना, वो तो डॉलर्स में करते थे। ठीक है। अब रूस बड़ी देर बार्टर की बात करता रहा है। ठीक है। अब ब्रिक्स एक तो अपनी करेंसी बनाना चाहता है। अच्छा, जो कि अभी तो थोड़ा इट्स अ फार जी, क्राई। बात इतनी है कि अपनी करेंसियों में कर लें। एट द सेम टाइम अब एक नई करेंसी आ गई है जिसको हम वो वर्चुअल करेंसी कहते हैं, बिटकॉइन वगैरह, क्रिप्टो करेंसी। जी, जो रूस ने इजाज़त दे दी अपने बैंकों को कि अब बिटकॉइन में कर लें, क्योंकि वो तो शायद डॉलर को काउंटर करने के लिए। जी, अब जो बात इकोनॉमिस्ट को पता है, दूसरे लोगों को नहीं पता, कि हम जब मनी की डेफिनेशन देते हैं ना, तो हम कहते हैं एनीथिंग विच कैन परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ मनी। और वो 3 है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के ख़रीदना, बेचना, एनीथिंग कैन बी दैट करेंसी। ठीक है। दूसरा है स्टोरेज ऑफ वैल्यू, और तीसरा है यूनिट ऑफ अकाउंट। जी, अब स्टोरेज ऑफ वैल्यू तो सोने के अलावा किसी चीज़ में नहीं है। ठीक है। कागज़ तो फाड़ लें आप, ठीक है, तो लेकिन कलर बदल लें तो वो ख़त्म हो जाता है। सो स्टोरेज ऑफ वैल्यू, पहले ब्रेटन वुड के तहत IMF ने कहा कि कोई अमेरिका के अलावा सोना नहीं रखेगा। अब सोना इतना महंगा इसलिए हुआ कि चीन ने भी रख लिया है, रूस ने भी रख लिया है, हिंदुस्तान ने भी रख लिया है, और शायद हम भी रखने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं चाइना के पास भी काफ़ी जी, उतना ही है जितना अमेरिका में रखा हुआ है। कोई 17 मिलियन टन। ठीक है।
और तकरीबन अमेरिका जितना ही है। अमेरिका जितना है उधर रूस ने भी रखा हुआ है, हिंदुस्तान ने भी रखा हुआ है, और अब ये मुल्क उस तरफ जा रहे हैं। यहाँ तो डॉलर की वैल्यू ख़त्म हो गई। ठीक है। एक्सचेंज जब आप बाटर पे करते हैं तो फिर भी ख़त्म हो जाएगी, जो मुल्क भी कर ले। और वो तो बाटर है ना, हाँ। आपकी प्रोडक्ट दूसरे की प्रोडक्ट। मगर आपने वैल्यू को कैलकुलेट जो पुरानी थ्योरी थी लेबर पे करना है या करना है, वो अल्टीमेटली डॉलर के साथ ही रहेगा। हमारा फार्मूला है, यानी पिवट जो है वो डॉलर ही रहेगा जी, y/x। y/x। y इज योर लोकल करेंसी, x इज डॉलर। इज डॉलर, मगर यानी डिनोमिनेटर डॉलर ही डॉलर ही रहेगा। अच्छा। मगर जब तीसरी करेंसी आती है तो वो y/z आ जाता है। हम्म। तो अब यूरो ने किसी हद तक किया, यूरो जी, तो जी। एक सपोर्टिंग। यूरो ने तो सिर्फ एक करेंसी दे दी ना यूरोप। हाँ, यूरो का वैल्यू और डॉलर की वैल्यू तकरीबन एक ही जैसी है, सिर्फ बेहतर है पाउंड की। और वो डिपेंड ही करता है कि आप कितना बेच रहे हैं और कितना ख़रीद रहे हैं, और वो सिर्फ गुड्स नहीं है, वो सर्विसेज भी हैं। ठीक है। और अब ये जो मिलिट्री आप असला यूक्रेन को दे रहे हैं, ये सब कर्जा है। यूरोप अमेरिका के नीचे इसीलिए है कि जो कर्जा अमेरिका ने जंग के दौरान पहले जर्मनी को भी, बाद में अलाइज को भी दिया था, वो भी उधार पे दिया था। उधार पे दिया था, लैंड लीज कहते हैं उसको। और उसके बाद वो माफ़ किया था इस बात पे कि तुम कैपिटलिज्म रखोगे और मेरे साथ चलोगे। तो वो मुल्क तो लेकिन डॉक्टर साहब, मगर अब कैपिटलिज्म की हम बात करते हैं तो कैपिटलिज्म में तो होता है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द लेबर एंड कॉमन मैन, लेकिन यहाँ का हमें बेनेवलेंस भी नजर आती है। देखें, बात अमेरिका ये है, देखें, दो बातें कहने लगा हूँ इसमें। हम जब सोशलिस्ट बनते हैं मार्क्सिस्ट फिलॉसफी के लिए, तो या इस्लामिक इकोनॉमिक्स में जाते हैं, तो हमें कैपिटलिस्ट बुरा लगता है। हम कहते हैं जी वो एक्सप्लॉयटर हैं, मगर हम इंसान दोस्त हैं। मैं कार्ल मार्क्स की ही स्टेटमेंट देने लगा हूँ। वो कहता है कि कम्युनिज्म से पहले सबसे प्रोग्रेसिव इकोनॉमिक सिस्टम कैपिटलिज्म ही है। अच्छा जी, Wonderful. पहले वो आएगा और फिर सिर्फ आपने कैपिटलिस्ट की ताकत जो है मजदूर ले हासिल कर लेगा। तो मगर इंडस्ट्रियल निज़ाम तो रहता है ना इन दी कॉन्टेक्स्ट, यानी प्रोडक्शन का निज़ाम चलता रहता है। जी वो हाँ। तो चलता रहता है। और लेबर ने उसमें एज ए लेबर ही जाना है, सिर्फ अब वो पैसे जो प्रॉफिट है वो रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है। और जो मैनेजमेंट है वो, मगर आज का कैपिटलिज्म जो है वो एक बंदे की मलकियत तो है ही नहीं, वो भी ये spread मल्टीनेशनल होगा। स्प्रेड ही है ना। ठीक है। कि जो भी उसका शेयर खरीद ले। और हाँ। अमेरिका ने ये कानून बना दिया कि आप अगर मजदूर हैं किसी मल्टीनेशनल में तो 25% अपनी सेविंग जो है वो उस कंपनी के शेयर खरीदेंगे ताकि आप भी मालिक समझे जाएं। ठीक ठीक। दोनों सिस्टम ख़राब इसलिए हुए कि जो कम्युनिज्म था, जो मज़दूरों का सिस्टम था, वहाँ मज़दूर भी मैनेजर बन गए और उनका माइंड फ्रेम बदला। और ये जहाँ कैपिटलिस्ट सरमायाकार होता था, वहाँ भी जो है शेयर होल्डर्स हो गए, जो आम पब्लिक है। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्ट ब्रेक की तरफ जाना है जी, हम जा रहे हैं जी एक और ब्रेक की तरफ, तो उसके बाद दोबारा हाजिर खिदमत होते हैं जी। ब्रेक के बाद हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मरूफ इकोनॉमिस्ट जनाब डॉक्टर कैस असलम साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आप बता रहे हैं कि कम्युनिज्म में ये हुआ कि वहाँ मजदूर मैनेजर बन गया, तो माइंड फ्रेम, उसका फ्रेम ऑफ माइंड चेंज हो गया जी, तो उसकी जो कंट्रीब्यूशन में वो कम हो गई। इसी तरह कैपिटलिज्म ने सर अब दुनिया में सोशलिज्म दोबारा आने का चांस है। मैं बताने लगा हूँ ना जी, अमेरिका का एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था ब्रेजिंस्की, रेगन के ज़माने में। जी जी, बहुत मशहूर थे वो ब्रेजिंस्की। उसने एक उस ज़माने में कोल्ड वॉर के हाइट में एक फ़िलासफ़ी दी थी, कन्वर्जेंस ऑफ सिस्टम्स। वो उसने कहा कि कैपिटलिज्म कम्युनिज्म की अच्छी चीज़ें लेगा और कम्युनिज्म कैपिटलिज्म की अच्छी चीज़ लेगा, जो चाइना ने किया। वो कहते हैं उनकी मिक्स इकोनॉमी है एक तरह। तो ये जो ह्यूमन बल्कि वो कहते हैं विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स। कैपिटलिस्ट ह्यूमनिस्टिक नहीं होता था, नहीं होता था। मगर ह्यूमन राइट्स आज और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आज बेंचमार्क है आज के कैपिटलिज्म का। ठीक है, ये वहाँ से लिया है, लिया तो उन्होंने कम्युनिस्ट फिलॉसफी से जी, वहीं से लिया है ना। ठीक है कि आपने लोगों को पॉवर्टी लाइन के नीचे नहीं जाने, भूखा नहीं मरने देना,
सोशल सिक्योरिटी देनी है, आपने हेल्थ सिक्योरिटी देनी है, ये सारी अमेरिका के हाँ अंदर जी है। हैं, बिल्कुल है। ओल्ड एज सिक्योरिटी देनी है, हालांकि अमेरिका में लोग सड़कों पे भी सोते हैं। हाँ जी, अभी है, अभी है। बट एट द सेम टाइम जो चीज़ें हैं जहाँ जहाँ अभी भी जो बाइडन ने घरों के किराए सस्ते करवाए थे कि लोग जो हैं बड़ा बड़ा प्रोफेसर भी सड़कों पे सो रहा था कि किराया नहीं दे सकता। सो ये जो सिस्टम्स जो हैं वो जब तक ह्यूमनिस्टिक जी, वैल्यूज़ को इम्पोर्टेंस देते रहेंगे तो सस्टेन करते रहेंगे। सस्टेन करते रहेंगे, वरना ये जंगें ये भी लोगों का। अब दूसरी बात जो आपको नज़र आएगी कि जो 8-10 बड़े अमीर हैं दुनिया के, उनको जब आप गिने तो उनमें से ज़्यादातर लोग वो हैं जो अब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से अमीर नहीं हुए हुए। साइबर इंटरनेट और लाइक एलन मस्क हुए, ये सारे, या हाँ जी, बेजोस हुए, फेसबुक का मालिक, अमेज़न के जो मालिक और बिल गेट्स, वो तो जैक मा जो हुआ जी, ये सारे नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके हुए हैं। ठीक है। हमें ये नहीं समझ आई कि हमारा स्टूडेंट जिसके पास भी लैपटॉप और वो है, उसने इन टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल करके इतने क्यों नहीं पहुंच रहे, क्योंकि वो खेलते हैं, वो पैसा नहीं बनाते। ठीक है। इसमें बात सिर्फ वही है ना कि आपने इनोवेशन करनी है, आपने इंटरनेट तो आपके पास आ गया, चीज़ें आ गई, आपकी एक्सेस तो होगी दुनिया में जी। तो जब आप एक्सेस को, आपको नई फेज़ ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी नज़र आती है। ठीक है। और अब सारे बिलियनर्स अमेरिका के नहीं हैं, चीन और हिंदुस्तान के भी हैं। जी बिल्कुल है। हमारे बिलियनर्स जो हैं उन्होंने मुल्कों को लूट के बिलियनर बने हैं, और मजीद लूट मार का हमारे ख्याल है। सियासतदान बिलियनर्स हैं, आम आदमी बिलियनर बना नहीं। हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो बिलियनर वो तो नहीं दरमियान में रह गए हाँ। सारे। तो आप जब तक इकोनॉमी के को सिनर्जीज नहीं दे के बनेंगे, वर्ल्ड ट्रेड का हिस्सा नहीं बनेंगे, आप उस लेवल तक नहीं पहुंच सकते। मगर जब आप हमारे मुल्क इतना 80% 75% मुल्क के बच्चों को अनपढ़ रखेंगे और दूसरी तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगी, तो आप ना, अब तो पढ़े लिखों को नौकरियां नहीं मिलती, लोग जर्नलिज्म भी आर्टिफिशियल तो इंटेलिजेंस। डॉक्टर साहब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जब तस्वर आता है तो उससे ह्यूमन रिसोर्स तो नहीं बिल्कुल बेकार हो जाएगी, बेरोजगार हो जाएगी? मैं वही बात कर रहा हूँ। देखें, पहले एक हेलीकॉप्टर है जिसमें एक पायलट है और एक कैमरामैन है, ऊपर से वो तस्वीर। अब एक ड्रोन है, उसमें ना पायलट है, ना जर्नलिस्ट है और ना ही पायलट है, और नीचे बैठा हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ठीक है। कि कंप्यूटर ऑपरेटर भी खत्म हो गया, तो 3 पढ़े लिखे लोग की जॉब्स चली गई। जॉब चलेगी तो अब सोचना पड़ेगा ना कि इंसान ने ये जो टेक्नोलॉजी आ गई है, जंग भी अब ड्रोन्स के साथ हो रही है, इसमें अगर आप दुनिया के लेवल पे नहीं अपने नौजवानों को ले जाएंगे जी, तो वो बेरोजगार हो जाएंगे। सिर्फ बेरोजगार ही, फिर वो आपस में लड़ेंगे, फिर वो भूख से मरेंगे, फिर वो सूडान की तरह ऐसी लड़ाई होगी जो शहर के शहर तबाह हो जाते हैं। फिर हमारे सियासतदानों को और हमारे जो भी स्ट्रेटजी बनाने वाले लोग हैं, उनको पुरानी सोच से निकलना पड़ेगा। ये बुनियादी असल में जब तक पुरानी सोच से नहीं निकलेंगे आप और हमारी यूथ को एम्पावर नहीं करेंगे, आपका क्राइसिस पर क्राइसिस रहेगा। आप सवाल ये नहीं है कि आपका जीडीपी कितना है या पर कैपिटा इनकम कितना है, सवाल ये है कि आप जीडीपी डॉक्टर कितने बनाते हैं, सवाल ये है कि आप जीडीपी पर कैपिटा टेक्नोलॉजी के लोग कितने बनाते हैं। सवाल ये है कि आप पर कैपिटा आयरन कितना प्रोड्यूस करते हैं, रिसर्च पेपर्स कितने लिखते हैं, दुनिया की नॉलेज को ट्रांसलेट कितना कर रहे हैं। जब तक आप इन कॉन्सेप्ट्स पे नहीं जाएंगे, आप ये रोज़ के क्राइसिस ही आते रहेंगे कि बिजली। हमारे यहाँ कुछ ऐसे लगता है कि कोई ईगरनेस भी नहीं है टू लर्न, या ये मायूसी की वजह से है। जब आप इनेबलिंग एनवायरनमेंट नहीं है कोई। हाँ जी, जब आपको नहीं आप दे रहे नजर ही नहीं आएगी कि फ्यूचर आपके लिए क्या है, तो आप मायूसी से डिप्रेशन नहीं होगा, बैठ जाएंगे आराम से। आप जब ये समझेंगे कि नौकरियां सिफारिश में मिलती हैं, तो फिर आप कहेंगे मेहनत करने का फायदा। करने का फायदा आप ढूंढो लोग, और जब आप सिफारिश ढूंढते हैं तो फिर आप मेंटली। इस तरह के कंसेप्ट्स आप बता रहे हैं, ये हमारा जो एलीट क्लास है ऊपर, जो डिसीजन मेकर्स हैं,
वो तो दे आर टोटली सर अनअवेयर वो ऑफ भी दैट। अनपढ़ हैं, उनको क्या इन चीज़ों पढ़ते का हैं? पता होगा तो ये कुछ करेंगे ना, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए कोई क्यूरिकुलम बनवाएंगे। उनको इतना कोई पता है कि learning एमएनएस को कितने पैसे देने हैं, कितनी सड़कें बनानी है, उन सड़कों से कितना पैसा लेना है, कि भाषा डैम को कितने मुशर्रफ ने शुरू किया था आज तक बनानी है, नहीं बना, तो क्योंकि पैसे खाए जा रहे हैं। लेकिन पैसे आए हमारे। आपको पता है कि हर साल फ्लड्स आने हैं, क्लाइमेट चेंज आना है, ग्लेशियर्स पिघलने हैं, लेकिन कोई तदारक नहीं किया जा रहा। नहीं किया जा रहा, क्योंकि इतना ही है कि इस मुल्क आप से डॉक्टर साहब एक चलते चलते एक और सवाल कर दूं। कहा गया कि जी इकोनॉमी को काबू करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, संवारने के लिए साग डार साहब को सौंपा गया ये फरीदा। वो अभी पता लगा है कि शायद 600 कंपनियों के मालिक हैं। कुछ Secret- पता नहीं कि हैं तो सही कुछ लोग। अफवाहें तो आई हैं ना जी। हाँ जी, बात ये है कि आपका मुशर्रफ के ज़माने में आपको पता था कि उन्होंने एक बयान दिया था हल्फी कि मैंने नवाज शरीफ के पैसे बाहर ट्रांसफ़र किए हैं, हाँ मनी जी, वो तो लॉन्ड्रिंग ऑन की है। रिकॉर्ड है वो तो। फिर आप ऐसे आप समझते हैं कि फिर वो बंदा जो है किसकी फेवर करेगा, आम आदमी की कि उन्हीं की जो उनको लेके आए हैं। मगर वो अकेले नहीं हैं, ऐसे और बड़े हैं। पीछे देर में भी सो मेनी पीपल। सिर्फ उसको ट्रस्ट करते हैं पैसे वाले लोग, दूसरे को ज़रा ट्रस्ट करना मुश्किल हो जाता है, मगर ही इज़ द टिप ऑफ द आइसबर्ग। अच्छा, ये डॉक्टर साहब कहते हैं कि एक दौर में मुआहदा किया गया था पीटीआई के दौर में आईपीपीज़ के साथ कि जी डॉलर को फ्रीज़ कर दिया गया था कि जी 158 रुपीज़ पर डॉलर जो है इसके ऊपर मुआहदा चलेगा। ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं सर, वो कैलकुलेशन है, वो मैंने अच्छा। आपने कहा यूनिट ऑफ अकाउंट हाँ हाँ, कि मेज़ कितने की है, प्याला कितने का है। वो आज भी आपकी जो जीडीपी है वो 270 रुपये पे ठीक है। डॉलर जो है वो चल रहा है, चल नहीं रहा, कैलकुलेशन होगी कैलकुलेशन है। सरकारी, उस वक्त 159 पे होगी। अच्छा, उसका अच्छा। तल्लक ट्रेड से नहीं है, उसका तल्लक फ्री मार्केट से नहीं है, जीडीपी से, नहीं कैलकुलेशन से है कैलकुलेशन से। जी। कि अच्छा। आप अपनी कैलकुलेशन जो है इकोनॉमिक सर्वे की, फलानी चीज़ों की, हुकूमत किस रेट पे करेगी, ठीक उस है। साल किस रेट पे करेगी, तो वो एक बना लेते हैं आप। मैंने आपसे कहा कि ये जो पिछला आया है इकोनॉमिक सर्वे उसमें 270 है शायद। ठीक है, ये इसको हम यूनिट ऑफ अकाउंट कहते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट, मगर टेक्निकली वो रियल वैल्यू होती है। वो रियल वैल्यू है। हाँ, बाकी वैल्यूज़, और वो रियल वैल्यू डिटर्मिन होती है आपने कितना बेचा और कितना ख़रीदा है, ठीक है। टर्म्स ऑफ ट्रेड पे। तो डॉक्टर साहब इंटरनेशनली हम आजकल कहाँ खड़े हैं? कोई ये जो एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, चाइना का हम बड़ा जिक्र करते हैं, और कहीं से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही, देखें या हमको इकोनॉमिक डेस्टिनेशन रही नहीं कई मुल्कों के लिए, हमारे में नहीं है, शायद कैपेसिटी नहीं है। सर बात वही है ना, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यही करेगी कि वो पैदावार तो कर देगी मगर ख़रीदने वाला नहीं होगा, कि वो ख़रीदने वाला तो इंसान है ना। तो हमारे पास जब 70-75% लोग पॉवर्टी लाइन के इर्द गिर्द हैं, कुछ 30-35% पॉवर्टी लाइन से नीचे और इतनी पॉवर्टी लाइन से ऊपर, तो उनके पास तो क़ुव्वत ख़रीद नहीं है, वो तो लंगर खानों पे जिंदा हैं। अब आप मिडिल क्लास को जब लाख 1.5 लाख रुपए का बिल भेजेंगे बिजली का, तो उसकी क़ुव्वत ख़रीद भी नीचे चली जाएगी। तो अब तो लेकिन उन्होंने कह दिया थी 14 रुपये यूनिट पंजाब में, और वो भी एक 201 से लेके 500 यूनिट, उससे ऊपर वालों को लिए नहीं है। यानी जो 600 यूनिट खर्च रहा है वो अमीर आदमी उनकी नज़र में तो यही होगा। हाँ, अच्छा, तो वो 600 यूनिट वाले से पैसे लेने हैं ना, ताकि वो 500 दिखाए जाएं। वो 500 वाले को फिर दे देंगे वो। लेकिन डॉक्टर साहब इतनी बड़ी सब्सिडी वो मतलब सर देखें 45 अरब किसी और काम में लगाते तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाते, इनका मसला या प्रोडक्टिविटी बिजली नहीं को है। सस्ती पैदा करें कोई। इनका मसला प्रोडक्टिविटी नहीं है, प्रोडक्टिविटी होगी तो और लोग तो लोगों एम्पावर होंगे, लोगों की परचेजिंग पावर वो बढ़ेगी। फिर इनके पीछे नहीं जाएंगे ना, वो यूथ में से नए लीडर चूज़ करेंगे। ठीक, जब एक मुल्क पीरी फकीरी पे चलता हो, हाँ ये तो सही, मरातों पे चलता हो, हाँ ये तो- सिफारिशों पे चलता हो, तो फिर वही पीर है ना जिसके पास पैसा भी है, वो जैसे मर्जी हो, लीगल या इलीगल हाँ, हो। ये तो सही है। तो अच्छा फिर डॉक्टर वो- साहब बहुत शुक्रिया जनाब, इख्तिताम को पहुंचा प्रोग्राम, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। तो जनाब आज हम आपने सुना, हमने इंटरनेशनल सिनेरियो पे भी बात की है, ये वॉर इकोनॉमी पे बात की है, वॉर ऑफ हेजिमनी, और दौर अब आ रहा है आगे एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो उसमें हमने अपनी जो पोस्टेरिटी है, अपनी नई जनरेशन को एम्पावर करना है, उस तरह की इनेबलिंग एनवायरनमेंट देनी है,
और ज़ाहिर है कि करप्शन का और परवर्शन का ख़ात्मा करना है, तभी मुमकिन होगा कि हम आगे बढ़ सकें। इसके साथ ही मियाँ सैफ रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।